9/11 अटैक 11 सितंबर 2001 दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यूएस प्रेसिडेंट के लिए वो दिन एक आम दिन जैसा ही था। वॉशिंगटन डीसी से 1000 मील दूर फ्लोरिडा के एक स्कूल में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बच्चों के साथ एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत बस होने ही वाली थी कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू हिलकार्ट जूनियर कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं और यूएस प्रेसिडेंट के कान में कुछ कहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट उनकी बात सुनकर उनके चेहरे पे थोड़ी सी चिंता की लकीर आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करते हैं और कार्यक्रम एज इट इज चलने लगता है। थोड़ी देर में हिलकार्ट जूनियर के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगती है और एक बार फिर वो चलते हुए कार्यक्रम में एंटर करते हैं और अब की बार वो यूएस प्रेसिडेंट के कान में गिने चुने 11 शब्द बोलते हैं। उनकी बातें सुनकर यूएस प्रेसिडेंट चौंक जाते हैं, अपने को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम एज इट इज चलता रहता है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हिलकार्ट जूनियर ने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कान में क्या कहा। तो आपको बता दें, हिलकार्ट जूनियर ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कान में अमेरिका पर अटैक के बारे में जानकारी दी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर यह एक टेररिस्ट अटैक था, जिसे आज हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम 9/11 अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि इस अटैक को कैसे अंजाम दिया गया, इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी और इस अटैक के पीछे किसका हाथ था। साथ में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं व्हाट हैपेंड ऑन 9/11। 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और जिसकी डेस्टिनेशन लॉस एंजल्स होती है। इसमें करीब 92 लोग सवार होते हैं, जिसमें कि 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर्स होते हैं। प्लेन के टेक ऑफ करने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि जो 81 पैसेंजर्स उस प्लेन में सवार हैं, उनमें 5 हाईजैकर्स हैं और वो जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उन हाईजैकर्स में एक पायलट ट्रेन हाईजैकर भी होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद आटा बाय नेशनलिटी वो एक इजिप्शियन है और जिसकी उम्र 33 वर्ष होती है। वो जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ा देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और एक समय में यह यूएसए की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग मानी जाती है। हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ ईस्ट में क्रैश कर देते हैं और एकदम से पूरी अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू हिलकार्ट जूनियर ने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इस घटना की जानकारी दी थी जब वो एक स्कूल के दौरे पे थे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। जरूर उस पायलट को कोई हार्ट अटैक आया होगा जिसकी वजह से ये घटना घट गई। लेकिन उसके ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक किया जा चुका था और एक बार फिर वही सब कुछ होता है। हाईजैकर्स फ्लाइट को ओवरपावर करते हैं, प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और इस बार वो प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर देते हैं। अभी लोग पहले क्रैश की घटना को भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन ये दूसरे क्रैश की घटना उन्हें झकझोर करके रख देती है। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट सेकंड क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी हिलकार्ट जूनियर क्लास में प्रवेश करते हैं और वो 11 शब्द बोलते हैं, A second plane hit the second tower. America is under attack. हिलकार्ट जूनियर की बात सुनने के बाद भी यूएस प्रेसिडेंट उस एक्सरसाइज को बच्चों के साथ 7 मिनट तक जारी रखते हैं और ये 7 मिनट उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं।
बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इस बिहेवियर को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि जब उनको खबर मिली तो उन्होंने क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन मामला भी यहां थमा नहीं था। कुछ ही समय बाद एक और खबर आती है कि 2 और प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 ने लॉस एंजल्स के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और फ्लाइट 93 ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए टेक ऑफ किया था। फ्लाइट 77 में 5 हाईजैकर्स थे और फ्लाइट 93 में 4 हाईजैकर्स। हाईजैकर्स दोनों फ्लाइट को रीड आउट कर वॉशिंगटन डीसी की ओर टर्न कर देते हैं। आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है और वॉशिंगटन डीसी से कुछ ही दूर पर यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की कार्टर बिल्डिंग भी है और जिसका नाम है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को पेंटागन की बिल्डिंग की तरफ मोड़ देते हैं और 9:37 AM पर वो पेंटागन की बिल्डिंग में इसे क्रैश करा देते हैं। इससे बम को काफी नुकसान पहुंचता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूएसए के सभी एयरपोर्ट को शट डाउन किया जा चुका था और जो प्लेन हवा में उड़ रहे थे उन्हें ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए। 9:59 AM पर WTC का साउथ टावर बुरी तरह से आग लगने की वजह से कोलैप्स कर जाता है। इसी बीच 4th हाईजैक प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के क्रैश होने का डर सभी को सताने लगता है। सब ये आइडिया लगाते हैं कि ये प्लेन या तो व्हाइट हाउस या यूएसए की कैपिटल में क्रैश कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि उस प्लेन में सवार सभी यात्रियों को अब तक ये पता चल जाता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये प्लेन भी औरों की तरह कहीं ना कहीं क्रैश करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो हाईजैकर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और वो प्लेन अपने टारगेट पे ना पहुंचकर उससे पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेत में क्रैश हो जाता है। 10:28 AM पर WTC का नॉर्थ टावर भी गिर जाता है। एक खौफनाक दिन की सुबह से शुरू हुआ यह मंजर दोपहर तक 3000 लोगों की मौत और 6000 लोगों के घायल होने का सबूत बन जाता है। 102 मिनट में दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये क्रैश कराया किसने, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसकी प्लानिंग कैसे की गई होगी और सबसे बड़ा सवाल इसे अंजाम कैसे दिया गया होगा, क्योंकि इतने पावरफुल देश में एंट्री करना और फिर हमला करना ये कोई आम बात नहीं है। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। Who did it and how it was done? दोस्तों, अलकायदा नाम के एक आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और जिसका सरगना था ओसामा बिन लादेन। और इस हमले के बाद ही ओसामा बिन लादेन लोगों की नजरों के सामने आया था और इसके पहले शायद ही किसी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने इस हमले के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया। दरअसल 1979 से लेकर 1989 तक चले अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका ने यूएसएसआर को हराने के लिए इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत 2001 से न होकर के 1973 में शुरू हो गई थी, जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सपोर्ट से मोहम्मद दाऊद ने राजा जाहिर शाह की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और अपनी सरकार बना ली थी। और इस तरह से अफगानिस्तान में भी कम्युनिस्ट पावर में आ चुके थे और पावर में आते ही उन्होंने रिलीजियस क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया था। और इस रिलीजियस क्रैकडाउन के कारण बहुत सारे इस्लामिक अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान जैसे देश में बसने लगे थे। यह समय कोल्ड वार का था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसे में यूएसए और ब्रिटेन ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बनाने में कामयाब हो गया है। इस तरह से यूएस और ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लोगों को देश छोड़कर जाने के लिए अमेरिका से इन्फ्लुएंस डलवाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान व अफगानिस्तानी आगे चलकर तालिबान जैसे संगठनों का हिस्सा बनते हैं। इनमें अहमद शाह मसूद जैसे लोग भी शामिल थे जो कट्टर इस्लाम के खिलाफ थे।
इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तान से फंडिंग दी जा रही थी और आगे चलकर इन्हें ही मुजाहिदीन मिलिटेंट्स के नाम से जाना गया। इन्हीं की वजह से अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई थी और ये अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सोवियत यूनियन को यह लगने लगा था कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट से कुछ भी संभल नहीं पा रहा है। इसलिए सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और अगले 10 साल तक उस पर राज किया। ऐसे में सऊदी अरबिया देश भी खुद को कम्युनिस्ट खतरे में देख रहे थे। उनको इस बात का डर था कि कम्युनिस्ट अफगानिस्तान के थ्रू ईरान, इराक और मिडिल ईस्ट तक न फैल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो इस्लामिक धर्म के लिए किसी भी खतरे से कम नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश की ओर बढ़े। इसीलिए सऊदी अरेबिया के कुछ अमीर लोग पाकिस्तान में बैठे मुजाहिदीन को फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और उसी समय सऊदी अरेबिया के कुछ अमीर लड़के भी इस जिहाद में शामिल हुए और उन्हीं लड़कों में एक नाम था ओसामा बिन लादेन। इस तरह से पाकिस्तान यूएसएसआर को रोकने के लिए एक फ्रंट लाइन कंट्री बन गया था। लेकिन जब 1991 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ओसामा यूएस एंटी हो गया, क्योंकि इराक एक इस्लामिक देश था। 1996 से लेकर 1998 के बीच ओसामा बिन लादेन ने कई टेरर अटैक को अंजाम दिया था, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट था लेबन अटैक। इसमें लादेन ने अफ्रीका की एम्बेसी पर अटैक करवाया था, जिसमें काफी लोग मारे गए। लेबन अटैक की घटना के बाद ही लादेन को यह मोटिवेशन मिल गया था कि अब वो अमेरिका पर भी अटैक करवा सकता है और उससे अपना बदला ले सकता है। और वहीं से 9/11 अटैक के प्लानिंग की शुरुआत हुई और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान से 19 मिलिटेंट्स को चुना और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवाई गई और जो 1999 में जाकर खत्म हुई। और इसके बाद 2001 के मार्च तक लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में अमेरिका भेजा गया और उसमें कुछ लोगों को प्लेन उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी गई और वो भी अमेरिका में। यूएस टुडे ने अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट के आधार पर अपने आर्टिकल में अटैक से संबंधित कई अहम जानकारियां लिखी थी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हानी हुजूर और नवाफ अल हाशमी नाम के 2 आतंकी हमले के काफी पहले अमेरिका पहुंच गए थे और वहां के न्यू जर्सी में आम जिंदगी जी रहे थे। हुजूर ने तो वहां प्लेन उड़ाना भी सीखा था और इन दोनों आतंकवादियों ने वहां रहने के लिए किसी भी तरह की फेक आईडी का इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही अंडरग्राउंड हुए थे, बल्कि अमेरिका में एक आम इंसान की तरह रह रहे थे। ये 19 टेररिस्ट जो इस मिशन के लिए चुने गए थे, उन्होंने फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ अमेरिका में एंट्री ली थी और इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो इलीगल हो, सारे डॉक्यूमेंट लीगल थे। हालांकि इसमें 2 आतंकवादी ऐसे भी थे जो अमेरिकन एजेंसी के रेडार पे थे। CIA को यह पता था कि अल हाशमी और खालिद अल मुदाहर अल-कायदा के ऑपरेटिव्स हैं। CIA ने इन दोनों आतंकवादियों को मिडिल ईस्ट से मलेशिया तक और मलेशिया से थाईलैंड तक ट्रैक भी किया था, लेकिन CIA ने यह जानकारी FBI को नहीं दी थी। जबकि अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की धमकी का सभी को अंदाजा था। अमेरिकन एजेंसीज को यह मालूम था कि 2000 में मलेशिया में हुई एक मीटिंग में ओसामा बिन लादेन द्वारा अटैक की प्लानिंग भी की गई है। FBI के कुछ स्पेशल एजेंट्स आज भी ये सवाल उठाते हैं कि जब CIA को यह मालूम था तो उन्होंने ये जानकारी FBI से क्यों शेयर नहीं की, और इसके बारे में आज तक कोई भी ठोस जानकारी नहीं है। और अमेरिका की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से आतंकवादियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। और इसके बाद अमेरिका ने इस हमले का बदला किस तरह से लिया और इसका असर पूरी दुनिया में किस तरह से पड़ा, आइए जानते हैं। इंपैक्ट ऑफ 9/11 के इस हमले ने कुछ ही घंटों के भीतर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर दिया। अमेरिका के खिलाफ हुए इस टेररिस्ट अटैक ने एक नए युग की शुरुआत कर दी थी, जब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के एक नए राजनीतिक विचार का जन्म हुआ। 9/11 अटैक के ठीक 9 दिन बाद 20 सितंबर 2001 को
यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई अलकायदा से शुरू जरूर होती है, लेकिन वो यहां पे खत्म नहीं होगी। ये तब तक जारी रहेगी जब तक दुनिया भर के सारे आतंकी संगठन का पता नहीं लगा दिया जाता, उन्हें रोका नहीं जाता और उन्हें हराया नहीं जाता। और उसके बाद से ही अमेरिकन फोर्सेस एक्शन में आ गई। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तहत पहले अफगानिस्तान और फिर इराक में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया और अलकायदा के सारे नेटवर्क को बर्बाद करना शुरू कर दिया गया। अमेरिका ने अकेले ही 153 टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप की आर्थिक कमर तोड़ दी। हालांकि 9/11 के असली गुनाहगार ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए उसे 10 साल लग गए थे। 2011 में पाकिस्तान में स्ट्राइक कर लादेन को मारा गया था। दुर्भाग्यवश 9/11 अटैक के बाद मुस्लिम समुदाय के सामने भी उनकी पहचान का संकट नजर आया, क्योंकि अमेरिका में इस्लामोफोबिया फैल गया था। जेनोफोबिया की एक नई लहर देखने को मिली, जिसके टारगेट में मुस्लिम और साउथ एशियन मूल के लोग थे। अमेरिका में रह रहे बहुत सारे मुस्लिमों को नफरतों का सामना करना भी पड़ता है और उन्हें शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। यहां तक कि काफी बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। 2001 में ही 481 हेड क्राइम इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। हजारों बेकसूर लोग इस हमले की आग में जलते रहे। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका में रह रहे बहुत सारे सिख लोगों को भी मुस्लिम समझ करके मारा जाता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। कई लोग गुस्से में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके साथ हो रहे इस डिस्क्रिमिनेशन का यही सही तरीका है। अमेरिका का वॉर ऑन टेरर टॉर्चर का साइनोनिम बन गया था और इस थीम को बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बॉलीवुड फिल्में जैसे कि न्यूयॉर्क और माय नेम इज खान में बखूबी दर्शाया भी गया है। इस कहानी का कंक्लूजन दोस्तों यही है कि 9/11 अटैक की घटना को आज करीब 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में यह दिन एक काले दिन के रूप में देखा जाता है। अमेरिका ने भले ही ओसामा बिन लादेन को मारकर अपना बदला जरूर ले लिया है, लेकिन इस जंग में हजारों बेकसूर लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। एंटी टेररिज्म मिशन लागू करने के बाद भी पूरे विश्व में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आज भी इसका खतरा बना हुआ है। इस घटना के बाद अमेरिका द्वारा उठाया गया कदम एक हाइपर रिएक्शन था, जिसमें हजारों मासूम और बेगुनाह लोगों को अनगिनत टॉर्चर से गुजरना पड़ा था। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद टेररिज्म के प्रति वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खुल गई। उन्हें लगने लगा कि टेररिज्म एक रीजन की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल थ्रेट है और इसके खिलाफ अकेले नहीं बल्कि सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है। 9/11 अटैक की घटना और उसके बाद टेररिज्म के खिलाफ उठाए गए इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।